हेलो गाइस, क्या हाल है दोस्तों। सभी को मेरा नमस्कार। आई एम हिमांशु गहलोत एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे या जो आज टॉपिक लेकर के आए हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव के अंदर पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया। तो पाचन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट भाग लेते हैं और उनके फंक्शन क्या है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। पाचन की प्रक्रिया क्या होती है। तो पाचन की प्रक्रिया के अंदर ऐसी प्रक्रिया या दिस प्रोसेस कन्वर्जिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू सिंपल फूड मटेरियल दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि हमारे द्वारा खाया जाने वाला जो भोजन होता है उसके जो कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि भोजन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है और फिर उनसे एनर्जी रिलीज करी जाती है और उस रिलीज हुई एनर्जी को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस या ये जो प्रोसेस को जिस सिस्टम के द्वारा पूरा किया जाता है उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, मानो कि हमारा एक शरीर है, मशीन है। किसी भी मशीन को काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल का मतलब है एनर्जी। तो हमारे भी इस मशीन रूपी शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। तो हम फ्यूल के रूप में खाना खाते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी को हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब की गई एनर्जी से हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, वॉटेवर जो भी करते हैं वो सब एनर्जी की वजह से होता है। तो उस प्रोसेस के अंदर सबसे मेन काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में जहाँ प्रेजेंस होता है या जिस कैविटी के अंदर होता है उस कैविटी को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जो पेट वाला भाग हम कहते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेनली दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये मेरा वादा है कि सबसे पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है सपोर्टिव ऑर्गन। यानी कि अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके अलग कर दिया है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब होता है एक लंबा पाइप लाइन या एक ऐसा पाइप जो स्टार्ट से शुरू होके लास्ट तक एक जैसे ही चलता है, बीच में से कहीं टूटा फूटा नहीं है, कोई कनेक्शन अलग से नहीं है, उससे हम कहते हैं कैनाल। दैट इज कैनाल, पाइप, ट्यूब, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फॉर्मेशन है ह्यूमंस के अंदर वो एक लाइक कैनाल की तरह है, इसलिए हम उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, अगर फिगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी डायग्राम अच्छा बना हुआ है। तो बक्कल कैविटी से शुरू होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अपने मुंह से। तो बक्कल कैविटी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चलता है और पूरा लास्ट एंड तक यहाँ पर एनस या रेक्टम पे जो खत्म हो रहा है, तो ये पूरी लंबी ट्यूब है। यानी कि जब इसके अंदर फूड एंटर करता है तो स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे चलता रहता है। जैसे किसी पाइप के अंदर पानी चलता है नल को शुरू करते ही, तो उस तरीके से ही इसके अंदर भी क्या है, एक पाइप वाला ही फंक्शन है कि इसमें जो फूड चला गया है वो आगे से आगे चलता जाएगा और बैक फ्लो नहीं करेगा, यानी वापस पीछे की तरफ नहीं आएगा। तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन है वो मैं यहाँ लिखे हुए अभी डिस्कस करेंगे। उसके साथ में कुछ और पार्ट है जिसे बोलते हैं सपोर्टिव ऑर्गन, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के जो भी पार्ट है उनको सपोर्ट करने वाले जो भी ऑर्गन है वो है सपोर्टिव ऑर्गन। तो इन दोनों से मिलके एक प्रोसेस बनी है, एक सिस्टम बना है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम सबसे पहले डायग्राम या फिगर को देखते हैं कि जो हमारा शुरू हो रही है कहानी वो होती है बक्कल कैविटी से, यानी कि मुख गुहा से। मुख गुहा से जो ट्यूब शुरू होती है वो आगे चलकर किसका पार्ट बना रही है, ईसोफेगस का। किसका, ईसोफेगस का। ईसोफेगस को हम हिंदी में कहते हैं आहार नलिका, यानी कि फूड पाइप।
तो इसोफेगस यानी कि आहार नलिका या फूड पाइप बक्कल कैविटी से शुरू हुआ है, उसके बाद में इसोफेगस। तो देख लो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट बक्कल कैविटी या माउथ, सेकेंड वन इज इसोफेगस या आहार नलिका। अब इसोफेगस आगे जाके कौन सा पार्ट आता है, स्टमक। स्टमक को हम क्या कहते हैं, अग्नाशय, सॉरी आमाशय, क्या कहेंगे, आमाशय। तो स्टमक थर्ड नंबर पे आता है। तो ये इसोफेगस से जो पाइप आ रहा है वो किसमें चेंज हो रहा है, स्टमक के अंदर चेंज हो रहा है, जिसे हम आमाशय कहते हैं। अब आमाशय से नेक्स्ट आगे क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब देखो ये ये स्टोमक खत्म होने के बाद में ये ट्यूब चल रही है, और ये ट्यूब चलते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं छोटी आंत। तो ये छोटी आंत पूरी एक दूसरे में लिपटी हुई पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, तो ये छोटी आंत होगी। तो अब छोटी आंत आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। तो ये वाली जो है वो बड़ी आंत है। तो छोटी आंत खत्म होने के बाद में बड़ी आंत शुरू होती है, और बड़ी आंत में सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रेक्टम या एनस। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। तो अब इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के साथ साथ में इसके सपोर्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो देखो सपोर्टिव ऑर्गन यानी सपोर्ट करने वाला। तो अब हमारा ये माउथ है, बक्कल कैविटी है। तो बक्कल कैविटी के अंदर जब खाना जाएगा तो उसको चबाने में सपोर्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली हमारे टीथ यानी कि दांत। तो एक सपोर्टिव ऑर्गन हो गया। तो सबसे पहला सपोर्टिव ऑर्गन है दांत। उसके बाद में जो सेकेंड सपोर्टिव ऑर्गन है उसे हम कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, यानी कि अपने बक्कल कैविटी के अंदर एक ग्रंथि उपस्थित होती है। ग्लैंड यानी ग्रंथि, तो वो कौन सी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड। उसके बाद में जो ग्लैंड आती है उसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, यानी कि जो स्टमक है उसके जस्ट नीचे वाली जो ग्लैंड प्रेजेंस है वो होती है पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अब नेक्स्ट आता है लीवर या गॉल ब्लैडर, जो कि स्टमक के जस्ट ऑपोजिट साइड में लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंस होता है, ये भी एक ग्लैंड है। तो इस तरीके से ये इनके ऑर्गन के बारे में हमने फिलहाल देखा है। अब हम आगे देखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। तो देखो सबसे पहले हमने खाना लिया और खाना खाना शुरू करा, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, अपने ऑब्वियसली माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, अपने मुख गुहा या मुंह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम खाने को एंटर करवाएंगे अपने मुंह के अंदर। अब जब मुंह के अंदर खाना चला जाएगा तो मुंह का सपोर्टिव ऑर्गन है टीथ, यानी कि अब जो दांत होंगे वो क्या करेंगे, उस खाने के टुकड़ों को या उस खाने के पीस को, फूड सब्सटेंस को, फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करेगा। यानी कि अब देखो हमारी जो बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, पतली है। तो अगर पूरा का पूरा फूड का सब्सटेंस अगर बड़े कॉम्प्लेक्स में अगर अंदर चला जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो टीथ उसको सपोर्टिव ऑर्गन देके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो हमारा टीथ क्या करेंगे, उस फूड के मटेरियल को इन बक्कल कैविटी के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी नॉर्मल भाषा या आसान भाषा में कहे तो भोजन को चबाना। अब जब भोजन को चबा दिया जाता है तो उसके बाद में काम करती है बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि। कौन सी, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से जो सीक्रेशन होता है, अब देखो ग्लैंड का काम क्या होता है, ग्लैंड या ग्रंथि का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर किसी भी जूस का, एंजाइम का सीक्रेशन करना, जिससे चलने वाली प्रोसेस जल्दी हो, स्पीड से हो और सही तरीके से हो। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अगर ग्लैंड नहीं होती तो हमारा शरीर कुछ भी काम का नहीं रहता। जैसे समझो तो अब देखो जो स्लाइवरी ग्लैंड है
उससे जो सिक्रेशन होता है, लार ग्रंथि से सिक्रेशन होने वाला जो पदार्थ है उसे हम कहते हैं स्लाइवा यानी कि लार। तो स्लाइवा या लार का पीएच जो होगा वो होता है 6.8 पीएच। कितना? 6.8। और जो स्लाइवा के सीक्रेट होने से उसके अंदर जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि स्लाइवा के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो दो तरह के हैं मेनली, जिन्हें कहेंगे हम माल्टेज और टाइलिन। क्या कहेंगे? माल्टेज और टाइलिन। दो तरह के एंजाइम किसमें प्रेजेंस होते हैं? हमारे स्लाइवा के अंदर, जिसका काम क्या होता है? माल्टेज और टाइलिन हमारे फूड के अंदर प्रेजेंस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस की जाती है। यानी कि हमारे जो फूड मटेरियल्स है उसके अंदर जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के सब्सटेंस है, उनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेज एंड टाइलिन एंजाइम। तो अब देखो कि जो खाना है वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, प्लस उसमें स्लाइवा मिल गया है। तो ऐसा खाना या ऐसे फूड के मटेरियल जिसके अंदर स्लाइवा मिला हुआ होता है, उस फूड को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऐसे फूड मटेरियल जिसके अंदर स्लाइवा मिला हुआ है उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस यानी एक छोटी सी बॉल, चिपचिपी बॉल। थूक जो होता है ना हमारे मुंह में बनने वाला, इट्स कॉल्ड स्लाइवा। वही एक स्लाइवा है। हम जो थूक निकालते हैं, जो थूकते हैं, वो ही एक स्लाइवा है। तो थूक चिपचिपा होता है ताकि हमारे गर्दन में या जो ईसोफेगस की ट्यूब है उसके अंदर फूड के सब्सटेंस अटके ना और सीधे से किसके अंदर चले जाए? स्टमक के अंदर चले जाए, इसलिए बोलस वो बनता है। अब देखो कि एक फैक्ट और बताता हूँ मैं, ग्लैंड के काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे मुंह में थूक बनता है, तो कोई कोई लोग होते हैं जिनको ज़्यादा थूकने की आदत होती है, थूकते हैं हर 2 मिनट, हर 10 मिनट, बहुत ज़्यादा थूकते हैं। ठीक है, तो थूकने की वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर स्लाइवा की मात्रा कम हो जाती है। तो स्लाइवा के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है। तो सीधे हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा थूकने की वजह से प्रोटीन की कमी होती है। स्लाइवा के अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, जिससे हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ज़्यादा थूकने से विटामिन सी की भी कमी होती है। और विटामिन सी की कमी होने की वजह से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग होने से हमारे दांतों के मसूड़े हैं, हमारे दांत जो हैं, हमारी शरीर की हड्डियां हैं, वो सब कमज़ोर हो सकती हैं। और यहाँ तक कि इससे ज़्यादा थूकने से कोई मेजर बीमारी भी उत्पन्न, मेजर डिजीज भी होने की संभावना रहती है। तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे थूकने पे या स्लाइवा पे। ठीक है, अब देखो फिर जो फूड बोलस बन चुका है वो ईसोफेगस एक ट्यूब है जिसके अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। ये एक कनेक्शन है बिटवीन माउथ कैविटी एंड स्टमक के बीच का। तो अब जो खाना होगा वो ईसोफेगस से चल के सीधा किसमें अंदर आएगा? स्टमक के अंदर आएगा। स्टमक इज ए जे शेप। स्टमक का जो आकार होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक है, उसका जो आकार है वो जे शेप का होता है। देखो जे शेप का होगा, इसलिए इसे जे शेप डिजाइन कहते हैं। अब जो स्टमक है जिसे हम आमाशय कहते हैं, ये एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा समय तक खाना पड़ा रहता है। यानी कि जो फूड के पार्टिकल्स आए हैं वो स्टमक के अंदर कम से कम 4 to 5 आवर तक रुके रहेंगे। यानी कि 4 से 5 घंटे तक हमारा खाना आमाशय के अंदर पड़ा रहता है जब तक वो डाइजेशन ना हो जाए। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा डाइजेशन का काम भी किसके अंदर होता है? स्टमक के अंदर होता है। स्टमक का सबसे मेन काम क्या है कि स्टमक के द्वारा एक एसिड का सिक्रेशन होता है जिसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिन एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिन एसिड। और इस एसिड का जो पीएच होता है वो होता है लगभग 1.2 to 2 pH के बीच में समथिंग। 1.2 to 2 pH के बीच में समथिंग। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 1.2 या 2 के pH वाला जो एसिड है वो कितना खतरनाक है। यानी कि सीधे भाषा में कहूँ तो एक तरह का तेजाब है जो किसी को भी जला सकता है, वो है HCl। और वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पेट के अंदर। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो फूड के
पार्टिकल्स आते हैं वो ये एसिड उनके अंदर मिल जाता है और फिर उनको बहुत ही बारीक छोटे छोटे लिक्विड फॉर्म में जो है बदल देता है। एक आपको फैक्ट बताऊं कि अगर मैं आपके पेट से HCl को बाहर निकालूं और किसी आदमी के हाथ पे या मुंह पे मारूं तो उनके हाथ पैर झुलस जाएंगे, वो पूरे जल सकते हैं। तो इतना खतरनाक डेंजरस HCl हमारे पेट के अंदर मौजूद होता है। कभी कभी लोगों को एसिडिटी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो के अंदर बेस होता है जिसका pH होता है हाई, यानी कि 7 से ऊपर वाला pH सारा बेस है और 7 से नीचे वाला pH सारा एसिड है। तो HCl जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो हम मार्केट में जाके इनो लाते हैं, इनो पीते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी कम होती है। तो वो क्या होता है, बेस जो कि HCl को दबाता है और हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले HCl को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ फैक्ट था। उसके बाद में स्टमक के अंदर क्या होगा कि खाना आएगा, पड़ा रहेगा, उसमें HCl मिलेगा और खाना डाइजेस्ट होना शुरू होगा। अब जब खाने के अंदर HCl मिल गया है तो क्या होता है, वापस उसको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ता है या HCl को मिलाने में भी हेल्प करनी पड़ती है। तो इसके जो स्टमक के जो सपोर्टिव ऑर्गन है वो दो तरह के हैं, जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज और लीवर। तो देखो, जो स्टमक के जस्ट नीचे वाली ग्लैंड प्रेजेंट है उसे हम पैनक्रियाज कहते हैं और स्टमक के ऑपोजिट जो प्रेजेंट है उसे हम लीवर कहते हैं। अब देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लैंड दो तरह की होती हैं। द नंबर वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिनके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, सिक्रेशन के जूस के साथ साथ में एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो सिर्फ एंजाइम को सीक्रेट नहीं करेगी, सिर्फ जूस को ही सीक्रेट करती है, उसे हम एक्सोक्राइन या बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव साइंस में भी, याद या दिमाग में बैठा लेना कि हमारे बॉडी की सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो तो है लीवर। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर ग्लैंड है। लेकिन अभी मैंने बताया कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और ऐसी ग्लैंड जो जूस को भी सीक्रेट करे, एंजाइम को भी सीक्रेट करे और कुछ और ज्यादा मटेरियल भी जो सीक्रेट करती है, उस ग्लैंड को हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। तो हमारे बॉडी की जो पैनक्रियाज वाली ग्लैंड है वो एक टाइप की मिक्स ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि हमारे बॉडी की लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड कौन सी है तो दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज, और नॉर्मल पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो दैट इज लीवर। ये दो तरह की डिफरेंस इसमें मेनली है। अब देखो, पैनक्रियाज से सिक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से सिक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं वो होता है पेप्सिन। मेन मैं आपको बता रहा हूँ, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये मेन है, मोर देन इनफ है आपके लिए, इससे और भी ज्यादा है लेकिन इतना काफी पढ़ लोगे तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंस है दैट इज कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करना। उसके बाद में आता है रेनिन। रेनिन आप सभी ने सुना होगा, इसका काम होता है मिल्क प्रोटीन। हम जो दूध पीते हैं तो दूध के जो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसके लिए काम करता है एंजाइम कौन सा, रेनिन। और लाइपेज जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। क्या है कि मैंने बता दिया पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज का काम, लेकिन जो पैनक्रियाज का मेन काम ये भी होता है कि मैंने बोला कि फूड सबसे पहले स्टमक में आएगा और फिर वो क्या होगा, एसिडिक फॉर्म में होगा। तो जो फूड एसिडिक फॉर्म में होता है उसको सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है उस फूड को एसिडिक फॉर्म में। तो अब जो फूड है उसके साथ में HCl मिल गया है, और ऐसा फूड जिसके साथ में HCl मिल जाता है उस फूड को मैं कहेंगे काइम। क्या कहते हैं, काइम। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा मिला था, उस फूड को बोलस कहा था, वैसे ही HCl मिलता है तो उस फूड के भाग को या उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, जिसके अंदर HCl मिला हुआ होता है, एक सॉल्यूशन बनता है।
ठीक है। अब इसके अंदर काइम में क्या है, एसिडिक मात्रा ज्यादा है, देख सकते हो 1.2 से 2 pH है, यानी बहुत हाई लेवल का एसिड है। तो अब इसको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो HCl है वो सिर्फ स्टमक की वॉल ही सहन कर सकती है। अगर ये HCl आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वो कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब इस HCl वाले पार्ट को या एसिडिक पार्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा लीवर, क्योंकि लीवर से जो भी जूस प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं बेसिक, यानी कि अब जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, इससे पहले जो था वो अम्लीय प्रकृति का था। तो क्षारीय प्रकृति यानी लीवर या जो गॉल ब्लैडर है उसके द्वारा सिक्रेशन होता है बाइल जूस का। किसका सिक्रेशन होता है, बाइल जूस का, जिसे हम हिंदी में पित्त कहते हैं, पित्त रस या जठर रस, ठीक है। तो वो जठर रस का जो pH होगा वो होता है 7.4 टू 7.6, यानी 7 से ज्यादा है तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि इसको एसिडिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और बेसिक करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों जरूरी है एंजाइम। एक फैक्ट ये भी है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड नहीं होती और कोई भी एंजाइम सिक्रेशन नहीं होता तो हम जो आज सुबह एक रोटी खाते हैं वो बिना ग्लैंड और बिना एंजाइम उसको पचाने में कम से कम 1 साल से अधिक समय लग सकता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम और ग्लैंड नहीं होती तो आप सोच लो कि एक रोटी खाने में 1 साल से अधिक समय लगता है तो क्या हालत हो सकती थी। फिर इतनी मेहनत करने की भी किसी को जरूरत नहीं होती। तो ये काम करते हैं ग्लैंड और उनसे सीक्रेट होने वाले एंजाइम, किसी भी प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने में वो हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी वर्क प्रोसेस करने की क्षमता, कैपेसिटी अधिक होती है। समझ में आ गया। तो ये काम होता है बाइल जूस का, जो कि सीक्रेट होता है लीवर के अंदर। अब लीवर के भी बहुत सारे काम हैं। हमारी बॉडी या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ज़्यादा भाग क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है लीवर। अगर हमारा लीवर खराब हो चुका है या किसी व्यक्ति का लीवर खराब है तो उसका जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या वो बहुत कम समय तक जिएगा, क्योंकि लीवर एक ही होता है और इसके खराब होने से फिर एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, लीवर ट्रांसप्लांट भी बहुत कम होता है या नहीं हो सकता है, ये समझ सकते हो। तो लीवर का ध्यान रखना जरूरी है। इसको नुकसान सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सबसे पहला अल्कोहल, यानी कि जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, लीवर पे। सेकेंड चीज़, कॉपर धातु का नाम सुना होगा, यानी कि तांबा। तो तांबे की चीज़ में जो लोग खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दही खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं तांबे की, तो वो उतना ही लीवर पे इफेक्ट करता है जितना दारू पीने से होता है। तो तांबे की वस्तुओं में कुछ भी चीजों को नहीं खाना है। आप तांबे के अंदर पानी पी सकते हो, वो लीवर पे इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अदर चीजें खाते पीते हो तो वो लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लीवर का सबसे ज्यादा मेन काम होता है ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है। यूरिया मीन्स यूरिन, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर, और फिर वो दोनों किडनियों को भेजेगा। अगर लीवर खराब है तो किडनियां भी किसी काम की नहीं रहेगी, वो पड़ी रहेगी, तो धीरे धीरे वो भी खराब हो जाएगी। तो लीवर का ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ साथ में लीवर का फंक्शन ये है कि ये हमारे ब्लड के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी लीवर के अंदर ही होता है। तो ये एक ब्लड के पार्टिकल्स बनाने में भी इम्पोर्टेंस काम रखती है। उसके साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी स्टोर होके रहते हैं। उसके साथ साथ में इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, ये सारे के सारे लीवर के अंदर स्टोर होके रहते हैं। ये खुद को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो लीवर के ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस वर्क प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो ये दोनों हेल्प करते हैं इस आमाशय के अंदर जूस या एंजाइम्स को मिला के। अब जो खाना चलता है वो सीधा आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि स्टमक से खाना किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब मैं बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर कम से कम 80 से 85% खाने का डाइजेशन होता है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर। अब क्यों होता है वो देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगभग 4 से 5 मिलियन, लगभग 4 से
5 मिलियन छोटे छोटे इसकी वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई। दैट इज कॉल्ड विलाई, VILLI विलाई। ये क्या है, एक तरह के शकर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एनर्जी को, किसी भी मटेरियल को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम होता है। उसके बाद में खाना चलता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, किसके अंदर चलता है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी हमारे बॉडी का 85% जो वाटर है वो सारा का सारा अवशोषित कहाँ किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। ई कोलाई। अब देखो, बैक्टीरिया मैं कहूंगा तो आप सोचोगे कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ऑब्वियसली बैक्टीरिया इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, वायरस इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, लेकिन ई कोलाई नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हुए भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट हो चुका है खाना, ठीक है, और जो अनडाइजेस्ट फूड बचा है उसको मल के अंदर चेंज करने का काम करता है। कौन बैक्टीरिया, ई कोलाई। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बनता है हमारे बॉडी के अंदर उसको चेंज करने का काम कौन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। और बाद में जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, दैट इज उसके अंदर कुछ भी मटेरियल्स, कुछ भी मिनरल्स, कुछ भी एब्जॉर्प्शन करने लायक चीजें नहीं बचती हैं, उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, रेक्टम के अंदर। और रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू हम बाहर सीक्रेट कर देते हैं, या सॉरी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो वो होता है वेस्ट मटेरियल जो किससे बनता है, बैक्टीरिया ई कोलाई के द्वारा। अब उसके साथ साथ में एक और हमारे अंदर छोटी सी ट्यूब होती है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। ना जाने, भगवान ही जाने कि ये ट्यूब हमारे बॉडी के अंदर किस लिए है, किस काम के लिए है, क्यों पड़ी है, क्यों नहीं है। आज दिन तक कोई भी साइंटिस्ट भी इसके बारे में नहीं बता सका है, क्योंकि ये एक ऐसी ट्यूब है जिसका हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। समझ में आया। इसकी जो नॉर्मल लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब लेकिन ये एक ऐसी ट्यूब है कि जब ये अपने लंबाई में जब वृद्धि करना शुरू कर देती है एक बार, तो ये कम से कम 28 से 29 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। अब आप सोच लो कि 29 सेंटीमीटर तक अगर ये ट्यूब लंबी हो सकती है, तो फिर वो हमारे पेट के अंदर पेन करती है, दुखना शुरू करती है, तो छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, इस ट्यूब को काट के बाहर फेंक दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो ये एक ट्यूब है अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं है, अननोन है, पड़ी है। अगर बढ़ेगी तो काटना पड़ेगा, और नहीं बढ़ेगी तो पर जैसे है वैसे चलती है। ठीक है, तो ये मेन काम हमने समझा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। गाइस, अगर आपको आज जो पढ़ा है वो समझ में आया है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों को भी बताओ, खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाने के लिए बोलो, ताकि उनको भी फायदा मिले, साथ में आप लोगों को भी फायदा मिले। ठीक है, उसके साथ साथ में बेल आइकन भी क्लिक करो, उसको भी दबा के रखो, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे चैनल पे हर एक दिन में या हर 2 दिन में वीडियो अपलोड हो ही जाती है, और कभी कभी रेगुलर भी होती है। सो प्लीज लिंक होके रहिए, जुड़े हुए रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।